हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड किए थे मेडिसिनल केमिस्ट्री 2 के, इसी के सॉल्यूशन वीडियो लाए हैं। और इस वीडियो में हम लोग यूनिट 2 को कवर करेंगे बिकॉज यूनिट 1 को हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है अपने प्रीवियस वीडियो में। तो अगर आपने वो नहीं देखा हो तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक दिख रहा है, आप जाके वहां से देख सकते हो और डिस्क्रिप्शन में भी टॉप पे लिंक मिल जाएगा जिससे आप वो पहली वीडियो देख सकते हो। अब हम यूनिट 2 की ओर मूव करेंगे तो जितने भी यहाँ पे आप क्वेश्चन देख रहे हो ना, इन सबको बहुत ही सिंपल वे में समझा रखा है इस वीडियो में। तो एक बार इस वीडियो को जरूर पूरा देखें ताकि आपके जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर हो जाए इन सभी क्वेश्चंस के अंदर। और गाइस यहाँ पे इसकी जो पीडीएफ है वो वेबसाइट पर मिलेगी, चाहे वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो या सॉल्यूशन हो, सब कुछ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। और डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। अब देखते हैं यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है यूनिट 2 का, वो है एक्सप्लेन वैसोडाइलेटर्स और इसका क्लासिफिकेशन और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और यूजेस। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नाइट्रेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये फार्माकोलॉजी में भी पूछा जाता है, तो एक बार पढ़ लोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। तो गाइस यहाँ पे अब देख लेते हैं जो फर्स्ट क्वेश्चन में वैसोडाइलेटर्स के ऊपर था। तो वैसोडाइलेटर्स नाम से ही पता चल रहा है जो वेसल्स को डायलेट करते हैं, और वेसल को डायलेट करने से क्या होगा, जो कंस्ट्रिक्शन हो रहा था यानी कम वेसल्स में जो तेजी से फ्लो हो रहा था ब्लड का, वो अब आराम से फ्लो होगा, इजिली फ्लो होगा। तो गाइस यही होते हैं वैसोडाइलेटर्स। और हम देखते हैं इसके अंदर जो क्लासिफिकेशन है वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में डिवाइडेड है। नाइट्रेट्स में 2 टाइप्स सब डिवाइडेड है, जैसे कि शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग, जो कम टाइम के लिए और लंबे टाइम के लिए ये यूज किए जाते हैं। तो शॉर्ट एक्टिंग में आता है ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट और आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट। अब ये जो आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट है ना, ये सबलिंगुअल में हम लोग शॉर्ट एक्टिंग यूज करते हैं, वहीं लॉन्ग टाइम में जो इसका यूज होता है ना वो ऑरली यूज होता है। तो ये आप डिफरेंस याद रखिएगा। और इसके अंदर आइसोसोर्बाइड मोनोनाइट्रेट भी आता है लॉन्ग एक्टिंग में। नाइट्राइट्स की बात करें तो यहाँ पे सोडियम नाइट्राइट, अमाइल नाइट्राइट और नाइट्रोक्लोराइड सोडियम ये आते हैं। और गाइस ये याद रखना कि जब भी हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो स्ट्रक्चर बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तभी आपको मेडिसिनल केमिस्ट्री में फुल मार्क्स मिलेंगे। फार्माकोलॉजी में जरूरी नहीं है, बट यहाँ पे तो बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बिना स्ट्रक्चर के आपके कंप्लीट मार्क्स मिल ही नहीं सकते। तो यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे आइसोसोर्बाइड डाइनाइट्रेट, नाइट्रोक्लोराइड सोडियम, सोडियम नाइट्रेट और अमाइल नाइट्रेट। कुछ स्ट्रक्चर बना दो तो फुल मार्क्स मिलेंगे। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जैसा कि मैंने आपको बताया था, नाइट्रेट्स का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या होता है कि जो हमारे यहाँ पे आप देख सकते हो जो वेस्कुलर स्मूथ मसल है, इसके अंदर जब हम नाइट्रेट्स जो है वो जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। और यहाँ पे एक एंजाइम भी लगता है जिसका नाम है ग्लूटामेट एस ट्रांसफरेज। तो गाइस ये मैं एंजाइम यहाँ पे लिख दूंगा आपको। और ये नाइट्रिक ऑक्साइड में जब ये कन्वर्ट होता है उसके बाद ये क्या करता है, ग्वानिल साइक्लेज को एक्टिवेट करने का काम करता है। तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव साइन इंडिकेट किया। अब ये ग्वानिल साइक्लेज जो है ना, इसका काम है कि जो जितने भी जीटीपी है अंदर की साइड में उन सबको सीजीएमपी में कन्वर्ट करने का। तो सीजीएमपी का लेवल बढ़ जाएगा। अब सीजीएमपी का 2 काम होते हैं, एक तो डीफॉस्फोराइलेशन कर देना प्रोटीन काइनेज का, जिसकी वजह से एक्टिन मायोसिन का इंटरेक्शन जो है वो कम होगा। और दूसरी तरफ ये क्या करते हैं कि जो फ्री सिस्टोलिक कैल्शियम है उसको प्रिवेंट कर देते हैं रिलीज। जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर कैल्शियम स्टोर होता है, इसको ये डिक्रीज कर देता है रिलीज को, जिसकी वजह से रिलैक्सेशन होता है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो पाता। तो गाइस ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नाइट्रेट्स का। अब हम मूव करते हैं इसके यूजेस का। तो यूजेस यहाँ पे आप देख सकते हो, यूज करते हैं एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करने के लिए, हार्ट फेलियर में और एमआई में और हाइपरटेंशन में। अब जो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। यहाँ पे पूछा है राइट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन और एससीआर, और इसके एग्जाम्पल से बताना है जो इसके क्लासिफिकेशंस में आता है। तो गाइस यहाँ पे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जैसा कि देख सकते हो, इसके अंदर टोटल 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट है 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन्स डेरिवेटिव्स, और सेकंड है डाइफेनाइल एल्काइलामीन्स डेरिवेटिव्स, और थर्ड है बेंजोथाइजेपिन। अब यहाँ पे जो फर्स्ट क्लासिफिकेशन है इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं एम्लोडिपिन, निफेडिपिन, फिलोडिपिन, और यहाँ पे विरापामिल, और इसमें डेल्टियाज है। तो यहाँ पे गाइस एक एक स्ट्रक्चर मैंने बना रखा है, और इसके स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है बट आपको बनाने पड़ेंगे। जो सबसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर थे वो मैंने यहाँ पे आपको बना रखे हैं जिससे आप याद रख पाओ। एटलीस्ट ये 2 स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना ही है, तभी आपके जो मार्क्स है वो अच्छे से मिलेंगे।
सो गाइस चांसेस कम है बट एससीआर भी आ सकता है, ऐसे हम नहीं बोल सकते कि नहीं आएगा, बट एक बार पढ़ लीजिए, आने का चांसेस तो है। अब यहाँ पे जो है एससीआर 1,4 डाइहाइड्रोपायरिडिन्स का, तो यहाँ पे गाइस देख सकते हो, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बना रखा है, इसके अंदर आप देख सकते हो ये स्ट्रक्चर एक ये रहा, एक नीचे बेंजीन रिंग 2, यहाँ पे हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। तो गाइस यहाँ पे जो आपको C3 यानी 1 2 3 जो C3 कार्बन 3 और कार्बन 5 है, ये इसेंशियल होता है कि यहाँ पे ईस्टर ग्रुप का प्रेजेंट होना, तभी ये अपना ऑप्टिमम जो है वो एक्टिविटी शो कर पाएगा। और ये दोनों चाहे तो सेम हो सकते हैं स्ट्रक्चर जो R1 R2 है, और ये डिफरेंट भी हो सकते हैं, उससे कोई मैटर नहीं करता है। अब यहाँ पे जो ये कंपाउंड देख रहे हो, यहाँ पे बेंजीन रिंग देख रहे हो, तो यहाँ पे जो इसका ऑर्थो और मेटा पोजिशन है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का प्रेजेंट होना जरूरी है। और यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे जो NH जो आप देख रहे हो हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, तो इसके अंदर जो N को अगर सब्स्टिट्यूट आप कर दोगे तो एक्टिविटी जो होगी इसकी कम हो जाएगी। और यहाँ पे R1 जो आप देख रहे हो, इसकी जगह पे EWG यानी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर यहाँ पे लगाएंगे तब इफेक्ट पड़ेगा इसके एक्टिविटी पे, इसके एक्टिविटी कम हो जाएगा। R1 R2 दोनों जगह पे EWG नहीं लगाना है कंपाउंड्स। अब यहाँ पे मूव करते हैं नेक्स्ट, जो कि है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का। तो गाइस बहुत ही सिंपल वे में मैंने ये समझा रखा है जिससे आपको एक बार में अच्छे से कंप्लीट याद हो जाए। तो यहाँ पे एक मैंने बना रखा है, नॉर्मल से स्ट्रक्चर है, जैसे कि गाइस यहाँ पे देख सकते हो, ये जो आप एज्यूम करो कि ये एल टाइप कैल्शियम चैनल है, यहीं से कैल्शियम जा रहे हैं, और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, तो आपके हार्ट में एल टाइप कैल्शियम चैनल की बात कर रहा हूं मैं। अब यहाँ से जो कैल्शियम जाता है ना, तो ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाता है, जैसा कि अभी हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखा था किसका, नाइट्रेट्स का। तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, स्टोर करता है कैल्शियम को और इसी को रिलीज कर देता है, जिसकी वजह से ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो वहां पे क्या था कि वो इस रिलीज को रोक रहा था, और यहाँ पे क्या है कि जो ये चैनल ओपन है ना, कैल्शियम जा रहा है, इसी को ब्लॉक कर देते हैं इन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। अब ये ब्लॉक कर दिया, जिसकी वजह से जो एंट्री होगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कैल्शियम का, वो अब नहीं होगा। नहीं होगा तो क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और जो बॉडी में ऑक्सीजन की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ी हुई थी वो कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये एंटी एंजाइनल इफेक्ट यहाँ पे शो हुआ। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हो। सो थर्ड क्वेश्चन में पूछा है डिफाइन डायरेटिक्स के बारे में बताना है और क्लासिफाई करना है और डायरेटिक्स का और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो डायरेटिक्स के अंदर जितने भी आपने क्लासिफिकेशन देखा, उन सबका हमने मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बता रखा है, ताकि आपको कहीं अलग अलग से पढ़ना ना पड़े। तो गाइस थोड़ा सा मैंने डिटेल में सॉल्यूशन बना रखा है, जो आपको जरूरत है वो भी बना रखा है, और जो आ सकता है चांसेस है उनको भी मैंने सॉल्यूशन में एक्स्ट्रा ऐड कर रखा है, बिकॉज मुझे मालूम है कि आप लोग इतना ही पढ़ के चले जाओगे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट है जो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ेंगे नहीं, तो उनके लिए मैंने इसी में मेंशन कर रखा है। तो अगर आप इतना पढ़ोगे तो आपका ये यूनिट से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप सॉल्व कर दोगे। तो डायरेटिक्स क्या होते हैं, तो डायरेटिक्स ये एक ऐसे ड्रग्स हैं जिससे यूरिन फॉर्मेशन यानी एक्सक्रीशन जो रेट है ना, ये इंक्रीज कर देते हैं, जिसकी वजह से सोडियम हो गया, वाटर हो गया, पोटेशियम होगा, क्लोरीन हो गया, ये सब बाहर की ओर निकल जाते हैं। तो गाइस इसका बहुत जगह यूज है, जैसा कि आप अगर आपने फार्माकोलॉजी पढ़ा हो तो उसमें एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में डायरेटिक्स आता है। अब ये डायरेटिक जो है वो प्राइमरी जो एक्शन है कि सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो उसको रोकता है कि ये ना हो रीअब्जॉर्प्शन। इसका अब रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगा तो क्या होगा, तो एक्सक्रीशन होगा। तो गाइस वो मैं अभी आपको जस्ट 1 मिनट रुकिए, आपको वो भी समझा दूंगा कैसे। अभी आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा जो भी आपको डाउट है। क्लासिफिकेशन पे आते हैं। क्लासिफिकेशन में टोटल 4 है इसके। साइट 1 डायरेटिक्स, जिसको हम लोग कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स कहते हैं, और ये बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो ड्रग है एसिटाजोलामाइड, इसका सिंथेसिस भी पूछा जाता है, तो वो भी मैंने एंड में करवा रखा है। और इसके अंदर जैसे कि और भी ड्रग्स हैं, यहाँ पे देख सकते हो डाइक्लोरफेनामाइड हो गया, क्लोरमिनोफेनामाइड हो गया, और साइड 2 में आता है डायरेटिक्स जो कि है लूप डायरेटिक्स, और इसका दूसरा नाम से भी पूछा जाता है जिसको कहते हैं हम लोग हाई सीलिंग डायरेटिक्स। इसके अंदर फ्यूरोसमाइड और ब्यूमेटानाइड, और फ्यूरोसमाइड का प्रीवियस ईयर आई थिंक आया हुआ था इसका सिंथेसिस। और साइड 3 डायरेटिक जो है वो है थायजाइड्स। इसके अंदर क्लोरथायजाइड हो गया जिसका सिंथेसिस प्रीवियस ईयर आया हुआ है, क्लोरथायजाइड हो गया, एसिटाजोलामाइड हो गया, इन सब का आया हुआ है। अब साइड 4 डायरेटिक्स में आ गया पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, जिसके अंदर एमिलोराइड और स्पेरेनोलैक्टोन ये ड्रग्स आते हैं। अब जो आपके डाउट्स है वो इस स्ट्रक्चर से क्लियर होने वाले हैं। जैसे कि गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो
ये मैंने मैकेनिज्म यहाँ पे बता रखा है कैसे कैसे क्या होता है। तो जो हमारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनिबिटर्स है वो इस पीसीटी पे एक्ट करते हैं। और क्या क्या मतलब जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है ना, क्या होता है कि यहाँ से जो सोडियम यहाँ से फिल्टर हुआ, अब इसका एक्सक्रीशन होगा सोडियम का। बट क्या होता है ना, ये पीसीटी से ये जो सोडियम है वो निकल आता है और यहाँ पे जो सिम्पोर्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, उसको भेज देते हैं और उसका रीअब्जॉर्ब हो जाता है बॉडी में और ये निकल नहीं पाते। तो ये कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया या लूप डायरेटिक्स हो गया, ये यही काम करते हैं कि उस रीअब्जॉर्प्शन को रोक दें। जो ये बाहर के साइड में दोबारा बॉडी में घुसने का काम कर रहा है, इसको रोको, इसको इस पाथवे के द्वारा निकाल दो, एक्सक्रीशन कर दो। तो गाइस वही हम यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यहाँ पे आप देख सकते हो, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स है। ये जो क्लास के ड्रग्स हैं, जितने भी हमने इसमें ड्रग्स देखा है, उन सब का काम यही है कि इनहिबिट करो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम। नाम से पता चल रहा है, कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करो। और ये इनहिबिट कर देंगे ना इसको, जो पीसीटी में प्रेजेंट होते हैं ये एंजाइम्स, और इनका काम होता है कि जो ये सोडियम है, पोटेशियम है, बाइकार्बोनेट है, इन सबको क्या करना, रीअब्जॉर्ब करना। तो इस रीअब्जॉर्प्शन को रोक देता है हमारा ये इनहिबिटर और इसका एक्सक्रीशन करवा देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, लिखा है मैंने, डिक्रीज कर देता है रीअब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन रेट को बढ़ा देता है। वहीं पे ये तो हो गया कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम। ऐसा ही हमारे लूप डायरेटिक्स भी करते हैं काम, और हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी, दोनों एक ही नाम है तो दोनों का काम सेम ही है। तो ये क्या करते हैं, जो सोडियम, पोटेशियम और 2 क्लोराइड आयन को जो सिम्पोर्टर्स होते हैं वो असेंडिंग लिम्ब जो है वहां से इसको रीअब्जॉर्ब करवा देते हैं। तो ये उनको इनहिबिट कर देते हैं इन सिम्पोर्टर्स को, जिसकी वजह से इनका एक्सक्रीशन होने लग जाता है फिर। अब यहाँ पे नेक्स्ट है थायजाइड। तो थायजाइड का काम भी यही है, रीअब्जॉर्प्शन होता है किसका, सोडियम का और क्लोरीन का डीसीटी रीजन से। तो ये इनहिबिट कर देते हैं जो वहां पे को ट्रांसपोर्टर्स होते हैं इनको, और जिसकी वजह से एक्सक्रीशन होने लगता है सोडियम और क्लोरीन का। अब यहाँ पे लास्ट है पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स। इसके अंदर हमने 2 एग्जांपल देखे और दोनों, एक तो इनहिबिट सोडियम चैनल का देखा और एक एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट देखा कि एमिलोराइड जो होता है ये इनहिबिट करता है सोडियम चैनल को। यानी ये क्या कर रहा है, जो रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है वहां से उसको ये रोक रहा है और एक्सक्रीशन बढ़ा रहा है। और स्पिरेनोलैक्टोन जो होता है ये एल्डोस्टेरोन, जो हमने एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के अंदर देखा, और अभी हम लास्ट में उस टॉपिक पर पढ़ेंगे तो उसमें भी यही देखेंगे कि एल्डोस्टेरोन का काम क्या है, कि स्पिरेनोलैक्टोन का काम क्या है कि एल्डोस्टेरोन जो रिटेंशन कर रहा है सोडियम का, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, तो उसको हटाने का काम कर रहा है, ये रिटेन ना करे, तो इसको बाइंड होकर के इसको रिटेंशन को ओपन कर देता है और एक्सक्रीशन होने लग जाता है। तो आई होप आपको ये भी टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं जो कि 4th क्वेश्चन है, और इसमें पूछा गया है एक्सप्लेन इन ब्रीफ अबाउट कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स, जो कि अभी हमने देख लिया कैसे काम करता है और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हमने कंप्लीट कर लिया, और थोड़ा इसके बारे में डिटेल में हम देखेंगे अभी। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस का बस यही 2 आपको बताने हैं, और SAR भी बताना है इसका, तो वो भी हम कवर कर लेते हैं। सो आई थिंक आपको ये क्लियर होगा। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर, इसके अंदर सबसे पहले हम ड्रग्स देख लेते हैं कि एसिटाजोलामाइड इसी के अंदर आता है, डाइक्लोरफेनामाइड इसी के अंदर आता है, और भी ड्रग्स आते हैं। तो अब इसमें क्या होता है इसके बारे में पहले हमें पढ़ना है थोड़ा सा। ये साइट 1 डायरेटिक्स है, ये क्लियर है आपको, और ये पीसीटी के वाले रीजन पे काम करता है, जो कि कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम को इनहिबिट करने का। कैसे करेगा वो हम देखेंगे अभी थोड़ा देर दोबारा। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट जो होते हैं ना, ये डराइव होते हैं सल्फानामाइड एंटी बैक्टीरियल से। मतलब कि इनके पास एक सल्फामोइल ग्रुप प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग SO2NH2 बोलते हैं। तो ये ग्रुप इनके पास होता है, और ये जो आप देख रहे हो कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनिबिटर्स, तो इनके पास कुछ के पास हेट्रोसाइक्लिक रिंग होता है, कुछ के पास बेंजिंग रिंग होता है। इसका मतलब ये 2 टाइप से ये डिवाइडेड है। एक को हम बोलते हैं सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड, और एक को बोलते हैं मेटा डाइसल्फामोइल बेंजीन डेरिवेटिव्स। तो ये टोटल 2 होते हैं। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा। और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन वो अभी हमने पढ़ ही लिया है। ये क्या करते हैं, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम है इसको इनहिबिट करने का काम करेंगे, जिससे रीअब्जॉर्प्शन जो हो रहा था सोडियम का वो नहीं होगा और एक्सक्रीशन रेट जो है वो फास्ट हो जाएगा।
अब मूव करते हैं इसके बारे में थोड़ा और कि इसका एडवर्स इफेक्ट क्या होगा। तो ये पोटेशियम को भी तो वो एक्सक्रीट आउट कर रहा था, जिसकी वजह से पोटेशियम के लेवल कम हो जाएगा, तो हाइपोकैलेमिया इफेक्ट शो हुआ और डिक्रीज कर देता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को। और इसका यूज भी किया जाता है किसमें, तो ग्लूकोमा में। अब यहाँ पे हम लोग एससीआर की ओर मूव करते हैं। तो इसके अंदर जो ड्रग्स थे अभी आपको मैंने बताया था एसिटाजोलामाइड। तो गाइस ये उसी का स्ट्रक्चर है जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे एक तरफ सल्फामोइल ग्रुप और एक तरफ एसिटामाइड ग्रुप प्रेजेंट है इस स्ट्रक्चर के अंदर। तो गाइस यहाँ पे जो सल्फामोइल ग्रुप, सबसे पहले तो ये बता दो कि ये हम बात कर रहे हैं सिंपल हेट्रोसाइक्लिक सल्फोनामाइड, जो अभी हमने 2 टाइप से देखा था ना, तो दोनों का अलग अलग एससीआर है, सेम एससीआर नहीं है, बिकॉज ये हेट्रोसाइक्लिक है और वो बेंजीन है। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि जो सल्फामोइल ग्रुप है दोनों में ये कॉमन पॉइंट है, ये जरूरी होना चाहिए, ये इसेंशियल है, तभी तो एक्टिविटी दिखाएगा, नहीं तो एक्टिविटी ये नहीं दिखाने वाले। और सेकंड पॉइंट में क्या बोला है, जो ये सल्फामोइल एंड नाइट्रोजन एटम है, यानी यहाँ पे आप देख रहे हो ये अनसब्स्टिट्यूटेड होना चाहिए, यहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए जो इसके पास नाइट्रोजन है। और यहाँ पे नेक्स्ट बताया गया कि जो सब्स्टिट्यूशन है मिथाइल ग्रुप का होना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे होना चाहिए, तो वो आप ये रिंग देख रहे हो, इसमें जो एन एटम देख रहे हो, किसी एक एन एटम पे इसको मिथाइल ग्रुप को जाकर के अटैच हो जाना चाहिए, जिसकी वजह से ये अपना अच्छा एक्टिविटी शो कर पाएगा। जैसा कि मीथाजोलामाइड, अगर हम लोग इस एन के ऊपर लगा देंगे एक CH3, तो जिसकी वजह से ये मीथाजोलामाइड स्ट्रक्चर ले लेगा और इसके पास एक्टिविटी आ जाएगी कार्बोनिक एनहाइड्रेस एक्टिविटी। अब यहाँ पे एक और मैंने आपको बताया था, जैसे कि SCR 2 थे, तो एक था SCR मीठा डाइसल्फामोइल बेंजीन। तो यहाँ पे मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो डाइक्लोरफेनामाइड। ये तो इनएक्टिव हो गया, बट ये एक्टिव है बिकॉज यहाँ पे हमने क्लोरीन एटम लगा रखा है और यहाँ पे सल्फामोइल ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो गाइस यहाँ पे आप देखो, अब ध्यान से देखो, जो 1 और 3rd पोजिशन है, 1 और 3 डाइसल्फामोइल, सबसे पहले इसकी बात की जा रही है। तो इसमें क्या है, तो इसमें जो है ये इनएक्टिव स्टेट में है, बट अगर हम सब्स्टिट्यूशन कर देंगे तब इसके पास डायरेटिक एक्टिविटी आ जाएगी, जैसे कि यहाँ पे क्लोरीन का हमने सब्स्टिट्यूशन कर रखा है। अब ये मैक्सिमम एक्टिविटी कब शो करेंगे, जब 4th पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होगा क्लोरीन का, ब्रोमीन का या CF3 का, जैसे कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन हो रखा है। तो गाइस तभी अपना एक्टिविटी शो कर पाएंगे। एन अनसब्स्टिट्यूशन सल्फामोइल मोइटी एट पोजीशन 3 इज एसेंशियल फॉर एक्टिविटी। जो पोजीशन 3 है इस पे एक अनसब्स्टिट्यूटेड, यानी सिर्फ जो सल्फामोइल आप ये ग्रुप देख रहे हो ना, इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन होने की जरूरत नहीं है। अगर सब्स्टिट्यूशन हुआ तो एक्टिविटी कम हो सकती है या फिर अबॉलिश हो सकती है, बिल्कुल ही शो ना करें। तो इसी वजह से इसको कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं होना चाहिए सल्फामोइल ग्रुप पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आई थिंक ये भी आपका क्लियर हो गया होगा। और यहाँ पे दे रखा है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लूप डायरेटिक्स का, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाई सीलिंग डायरेटिक्स, और इसका सिंथेसिस फ्यूरोसेमाइड। तो गाइस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई थिंक लास्ट ईयर आया हुआ था, इसी वजह से ये इस क्वेश्चन को मैंने पुट अप कर रखा है। तो अगर आप ये सब क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सब आपके लास्ट ईयर से ही क्वेश्चन लिए गए हैं, कोई इधर उधर से नहीं लिए गए, जो आते हैं वही आपको बताया है। लूप डायरेटिक्स क्या होते हैं, तो जो ये डायरेटिक्स होते हैं ये साइड टू डायरेटिक्स होते हैं, उनको हाई सीलिंग डायरेटिक्स भी कहा जाता है, जिसके अंदर फ्यूरोसेमाइड, ब्यूमेटानाइड जो होते हैं ड्रग्स ये आते हैं। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम देख चुके हैं, जो कोस इंपोर्टर्स होते हैं इनको ये बाइंड कर लेते हैं, इनहिबिट कर लेते हैं असेंडिंग लिम्ब के अंदर, जिसकी वजह से जो हमारा सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम है इसका एक्सक्रीशन बढ़ जाता है। अब आते हैं सिंथेसिस ऑफ फ्यूरोसेमाइड। आपको अगेन बता रहा हूं, सबसे पहले जब भी सिंथेसिस करो तो फ्यूरोसेमाइड का स्ट्रक्चर पहले बनाओ। तो पहले आपको ये स्ट्रक्चर बनाना है, उसके बाद फिर आराम से इस स्ट्रक्चर को बनाने से ये आपको आइडिया लग जाएगा कि आपके जो इनिशियल में आपने कौन सा कंपाउंड लिया है। जैसे 2,4 डाइक्लोरो बेंजोइक एसिड आपको लेके करना है, और यहाँ पे गाइस देख सकते हो फर्दर ClSO2OH और NH3 के प्रेजेंस में आपने किया तो एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना, फिर NaHCO3 के कंपाउंड लेकर के आपने किया, तो फिर आपका फाइनली फ्यूरोसेमाइड बन गया। तो गाइस बीच में ये कंपाउंड्स के मैंने जानबूझ के नाम नहीं लिखा है, बिकॉज इसके लिए कोई भी आपको जरूरी नहीं है कि हर एक कंपाउंड का आपको नाम याद रखो, और नाम याद रखोगे तो गाइस बहुत कुछ है कि दिक्कत हो जाता है, इतने सारे स्ट्रक्चर्स के नाम आपको याद रखना। तो एक इनिशियल वाला याद रखना होता है और एक लास्ट वाला।
सो अब हम मूव करते हैं, ये फ्यूरोसमाइड का स्ट्रक्चर हो गया और कुछ इसमें नहीं पूछा था, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं जो कि है 6th। और यहाँ पे पूछा है डिफाइन एंड क्लासिफाई एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स, इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स का, और सिंथेसिस पूछा है मिथाइल डोपा या डोपेट। मिथाइल डोपेट का मेनली आता है, तो एक फर्दर स्टेप आगे आपको आना होगा मिथाइल डोपेट बनाने के लिए, वो मैं भी आपको डिस्कस कर लेता हूँ। सबसे पहले तो हम देख लेते हैं एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स ये कौन से होते हैं। एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स वो होते हैं जो हाइपरटेंशन को ट्रीट करते हैं। हाइपरटेंशन ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक जो प्रेशर है, जो आपका बीपी है, वो बढ़ा हुआ रहता है अबव 140 और 90। तो गाइस ये आप देख लिया। अब हम मूव करते हैं इसके क्लासिफिकेशन। सो गाइस इसके क्लासिफिकेशन जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, इसको रिमेम्बर मतलब याद रखने के लिए आप A3 B2 C DV का आप हेल्प ले सकते हो। बस आपको इतना याद रखना है, बाकी ये याद हो जाएंगे बिकॉज A3 यानी एस इनहिबिटर, एंजियोटेंसिन और अल्फा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर्स, इन सब का हम यूज करते हैं। इसमें एस इनहिबिटर्स में प्रिल वाले जितने ड्रग्स रहते हैं वो सब आते हैं, कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल, लिसिनोप्रिल। और एंजियोटेंसिन यानी एजी रिसेप्टर 2 ब्लॉकर, तो इसके अंदर जो जार्टन वाले जितने भी ड्रग्स आते हैं वो सब आते हैं, लोजार्टन, कैंडीजार्टन। ऐसे ही अल्फा 1 एड्रिनर्जिक ब्लॉकर जिसमें ओसिन यानी प्राजोसिन, टेराजोसिन ये ड्रग्स आते हैं, तो ये आप इजीली याद कर लोगे। अब यहाँ पे बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर जिसमें ओलोल आता है, प्रोपेनॉल, मीटोप्रोलोल, एटिनोलॉल। अब यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एड्रिनर्जिक ब्लॉकर का भी हम यूज करते हैं, जैसे लेबिटोलॉल, कार्वेडिलॉल। अब नेक्स्ट है कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, जो कि आपने डिटेल में पढ़ रखा है। आप चाहो तो इसका पूरा क्लासिफिकेशन भी बता सकते हो, बट इतना एटलीस्ट बता देना, डिपिन, एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन। और डायरेटिक्स में भी हमने देख ही लिया इसका साइट 1 साइट 2 इतने सारे डायरेटिक्स देख चुके हैं, वो भी आप इजीली लिख लोगे। पोटेशियम स्पेरिंग में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, लूप डायरेटिक्स, थायजाइड और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर्स भी बता सकते हो। वैसोडायलेटर्स में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड ये आप बता सकते हो। ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। अब हम आते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे। सो गाइस जब आपको हाइपरटेंशन हुआ रहता है उस टाइम पे ये नॉर्मल मैकेनिज्म हुआ रहता है हमारे बॉडी के अंदर, जैसे कि किडनी जो है वो उसने रेनिन को सिक्रेट किया हुआ रहता है, और ये रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन जिसको हम लोग AG1 बोलते हैं, इसको ये क्या करता है, एक्टिवेट करता है, जिसकी वजह से ये फर्दर एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होता है बाय हेल्प ऑफ एंजाइम ACE एस इनहिबिटर्स के द्वारा। अब यहाँ पे ये ब्लॉक होगा, बट यहाँ पे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं हम क्या कि मैकेनिज्म। तो एस क्या करेगा, AG2 में कन्वर्ट करेगा। AG2 का 2 काम है अलग अलग, जैसे कि ये सिस्टमिक वैसो कंस्ट्रिक्शन करता है, कार्डियक वैस्कुलर हाइपोट्रोपी करता है, जिसको जैसे इंक्रीज कर देता है आफ्टर और प्रीलोड को। और यहाँ पे इसका एक और काम है कि एल्डेस्टेरोन, जो कि मैंने आपको बोला था, एल्डेस्टेरोन को ये क्या करता है, सिक्रेट करता है। और एल्डेस्टेरोन क्या करता है, स्टिमुलेट कर देता है एड्रिनल कॉर्टेक्स को, जिसकी वजह से सोडियम आयंस जो होते हैं वो रिटेंड होने लगते हैं, वहीं पर रुकने लग जाते हैं, जिसकी वजह से आप रुकेंगे तो क्या होगा, जो आपका इतना बड़ा ब्लड वेसल्स है इसको ये रिटेंशन होने से पतला कर देंगे, तो एकदम प्रेशर में निकलेगा ब्लड, और प्रेशर में निकला तो क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपको इंक्रीज हो जाएगा, यानी आपको हाइपरटेंशन हो जाएगा। तो हम ड्रग्स जो देते हैं वो ये रहा, ये आपको मैकेनिज्म अच्छे से आना चाहिए। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो, किडनी ने जब सिक्रेट किया रेनिन को, तो यहाँ पे हम एक ड्रग दे सकते हैं एलिस्किरन, जिसको रेनिन इनहिबिटर्स में हम कहते हैं, जो अभी हमने देखा था उसमें। और यहाँ पे जब AG1 और AG2 में कन्वर्सन हो रहा है तो एस इनहिबिटर्स भी हम दे सकते हैं, जैसे कैप्टोप्रिल, रैमिप्रिल। वो क्या करेगा, AG1 को AG2 में कन्वर्ट नहीं होने देगा, और AG2 अगर हो जाता है कन्वर्ट तो यहाँ पे हम ये दे सकते हैं, इसका रिसेप्टर दे सकते हैं, जैसे जार्टन, कैंडीजार्टन, लोजार्टन। और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो, और यहाँ पे हमने एक और ड्रग देखा था जो कि एल्डेस्टेरोन यानी स्पेरेनोलैक्टोन, पोटेशियम स्पेरिंग डायरेटिक्स, जो क्या करता था, इसको इनहिबिट कर देगा तो आगे फर्दर प्रोसेस नहीं होगा और ये रिटेंशन नहीं होगा सोडियम का, जिसकी वजह से नॉर्मल ब्लड प्रेशर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। सो गाइस अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन इसी में अटैच था कि मिथाइल डोपेट का स्ट्रक्चर, इसका सिंथेसिस आपको आना चाहिए। तो गाइस यहाँ पे आपको सबसे पहले मिथाइल डोपेट जो है इसको बना लेना है, उसके बाद आप फर्दर स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि 4 हाइड्रोक्सी 3 मिथॉक्सी फिनाइल एसीटोन, ये आपको लेकर के स्टार्ट करना है। और फाइनली आपको इजीली है यहाँ पे जो सबसे सिंपल स्ट्रक्चर हो सकता था सिंथेसिस इसका, वो सब यहाँ पे मैंने किया हुआ है, और ये फर्दर इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बन करके ये कंप्लीट बना है। तो गाइस ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं इस पे,
मूव करेंगे और बाकी के यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर ही ये तीनों क्वेश्चन आए हुए थे, एसिटाजोलामाइड, क्लोरथाइजाइड और नाइट्रोग्लिसरीन और इनका यूजेस के साथ, तो वो भी हम देख लेते हैं इसी में कि यहाँ पे ये भी कंप्लीट कर रखा है। तो गाइस वीडियो बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी है, तो गाइस एक बार इसको भी देख लो कि यहाँ पे हमने बहुत ही सिंपल ये रिएक्शंस है। बस एसिटाजोलामाइड जो है वो बहुत बड़ा है, इसका जो सिंथेसिस है, बट आपको याद करना पड़ेगा कैसे भी करके इसको। हाइड्रोजन हाइड्रेट्स हमने किया है इसका पूरा रिएक्शन, और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनली ये प्रोडक्ट बना हुआ है। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चंस हमने कर रखे हैं, चाहे वो एसिटाजोलामाइड हो या क्लोरथाइजाइड्स हो। तो गाइस आपको जो जो क्वेश्चन आपको बताए थे वो सब कर रखा है, और यहाँ पे नाइट्रोग्लिसरीन जो कि छोटा सा सिंथेसिस था, इसका आने के चांसेस कम है। अब क्या हुआ कि ये सारे सिंथेसिस आ चुके हैं ना, तो इनका थोड़ा चांसेस कम बन हो गया। अब जो नहीं आए हैं जैसे कि हाई सीलिंग डायरेटिक्स हो गया, लूप डायरेटिक्स हो गया, इनका चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है कि ये आएंगे। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। तो गाइस सबको अच्छे से कर लेना, आपको ये पीडीएफ भी आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को पहली बार आए हो तो लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।